ठीक, चलिए चालू करते हैं। छत्तीसगढ़ कल हल्का सा ओरिएंटेशन टाइप से बात किए थे, बस पढ़े तो कुछ नहीं थे। तो आज सामान्य जानकारी से चालू कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की, है ना। कोई बड़ी चीजें नहीं है, आराम से बैठो, लिखने विखने की जरूरत नहीं है, घर में जाके लिखना, ठीक है। आप लोगों को पता ही होगा ये बोर्ड वर्क हमारे ऐप में डलता है बोल के। कैसे ऐप में लॉगिन किए हैं कि नहीं किए? ठीक है, ऐप में लॉगिन करोगे तो वहां पे नोट सेक्शन में इस पर्टिकुलर बैच में जाएंगे तो वहां पे आपको जो भी क्लास का बोर्ड वर्क है वो डेली बेसिस पे अपडेट हो जाएगा। अब अभी हो सकता है कि अभी रात में ना डले, कल सुबह सुबह डल जाए ना, क्योंकि 8:30 बजे तो खत्म ही होगी क्लास, तो मोस्ट प्रोबेबली सुबह डल जाएगा। एक चीज ध्यान रखना, जब नोट सेक्शन में जाओगे, है ना, तो यहाँ पर ऐसे 3 लकीर वाला ऑप्शन का बटन रहेगा। तो हम लोग क्या चाहते हैं कि इस नोट्स को हमेशा के लिए सेव करके रखें, ठीक है। तो वहां पे एक ऑप्शन रहता है डाउनलोड, हम उसको दबाते हैं, फिर सोचने लगते हैं कि हमारे मोबाइल में कैसे नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो डाउनलोड अगर आप दबाओगे तो वो कहाँ पे सेव होगा? आपके ऐप में सेव होगा, ठीक है। तो ऐप में सेव नहीं करना है हमको, कहाँ पे? अपने मोबाइल में सेव करना है, तो एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन को दबाना पड़ेगा, ठीक है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, एक्सपोर्ट ऑप्शन को दबाओगे तो आपके फाइल मैनेजर में जाकर के वो सेव हो जाएगा, ठीक है। तो कई लोग बहुत दिन तक परेशान होते रहते हैं कि सर सेव नहीं होता, हमारे मोबाइल में सेव नहीं होता, ऐसे में सेव होगा, ठीक है। चलिए, तो सामान्य जानकारी, बेसिक इंफॉर्मेशन अपन आज से देखेंगे छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ एक नया नवेला राज्य है क्या? है ना, बहुत नया नवेला है। अरे भाई कैसे नहीं बोल रहे हो आप लोग? आप लोग 25 साल में बूढ़े हो जाते हो, इसका मतलब छत्तीसगढ़ थोड़ी बूढ़ा हो जाएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ एक बहुत नया नवेला राज्य है। बाकी राज्यों की तुलना में हम देखें तो अभी भारत देश के शुरुआती 3-4 नए नवेले राज्यों में से एक है, जिसकी स्थापना कब हुई है? 1 नवंबर सन 2000। ठीक है, राज्यों के दृष्टिकोण से अगर देखोगे तो बहुत पुराना नहीं होता है 25 साल किसी राज्य के इतिहास में, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा अपने को ध्यान में रखना है। ठीक, तो छत्तीसगढ़ एक नया नवेला राज्य है, नवोदित राज्य है, जिसकी स्थापना कब हुई? तो 1 नवंबर सन 2000। ये भारत संघ का, इंडियन यूनियन अभी आप पढ़ ही रहे हो, उसका 26वें क्रम का राज्य है, ठीक है। कौन से नंबर का राज्य है? वर्तमान में कितने राज्य? 28 राज्य। उस 28 राज्यों में से हमारा क्रम कितना है? तो 26वें नंबर में हमारा गठन हुआ था। छत्तीसगढ़ राज्य जो है अपने मातृ राज्य, मदर स्टेट, कौन है जी मदर स्टेट हमारी? मध्य प्रदेश का 30.47% हिस्सा लेकर के अलग हुआ है। कितना प्रतिशत हिस्सा लेकर के अलग हुए हम लोग? 30.47% हिस्सा लेकर के अलग हुए। ये मध्य प्रदेश है वर्तमान में, और ये वर्तमान का छत्तीसगढ़, है ना। अगर हम तुलना करें, ठीक, तो ये टोटल 100% राज्य हुआ करता था, इसका ये कितना परसेंट है? तो 30.47% है जो हमारे पास आ गया। अब अगर मैं मध्य प्रदेश में खड़े होकर के छत्तीसगढ़ की दिशा में देखता हूं, तो कौन सी दिशा में देख पा रहा हूं मैं? क्या? दक्षिण पश्चिम। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश का 30.47% दक्षिण पूर्वी हिस्सा लेकर के अलग हुआ? बोला जा सकता है ये, हाँ या ना? ठीक है, तो 30.47% दक्षिण पूर्वी हिस्सा लेकर के अलग हुआ है छत्तीसगढ़, ठीक। इसके बाद अगर बात की जाए विधायी प्रक्रिया की, है ना, विधायी प्रक्रिया की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य की जो स्थापना है वो एक अधिनियम के तहत हुई है, जिसे हम मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम के नाम से जानेंगे। किसके तहत छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई? मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम सन 2000। इंग्लिश में अगर बोले तो मध्य प्रदेश स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000, है ना। तो राज्य का पुनर्गठन किया अपन। तो पुनर्गठन करने के बाद हमें एक नए राज्य की स्थापना के तौर पर नए राज्य मिला, जिसका नाम क्या रखा गया? छत्तीसगढ़ रखा गया। जिसकी स्थापना कौन से अधिनियम के तहत हुई या कौन सी विधायी प्रक्रिया के तहत हुई? तो क्या बोलेंगे अपन?
मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम। बड़े हल्का सा आगे, संविधान पढ़ रहे हैं आप लोग, ठीक है, थोड़ा सा तो जानते होंगे संविधान में कुछ अनुच्छेद होते हैं। क्या होते हैं संविधान में? और अनुसूचियां होती हैं। पढ़ रहे हैं ना, मेरे क्लास के पहले संविधान ही चल रहा है क्या? ठीक है, अनुच्छेद किसको बोला जाता है? आर्टिकल्स को। और अनुसूची किसको बोला जाता है? स्केड्यूल को। ठीक है, तो अगर हम बात करें भारतीय संविधान की, तो भारतीय संविधान में भाग 1 पार्ट 1 की बात करें अपन, तो पार्ट 1 में कुल अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक के अनुच्छेदों का जिक्र किया गया है। कितने अनुच्छेद हैं? अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 4। बात करें अगर अनुच्छेद 1 की, आर्टिकल 1 की, तो आर्टिकल 1 हमको क्या बताता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 सबसे पहले हमारे देश का नाम बताता है। क्या बताएगा दोस्त? नाम। ठीक है, इंडिया दैट इज भारत, या भारत अर्थात इंडिया। हिंदी में बोलोगे तो भारत अर्थात इंडिया बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे तो इंडिया दैट इज भारत, ऐसे लिखा है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 सबसे पहले हमको देश के नामकरण के बारे में बताता है कि हमारे देश के 2 नाम होंगे, एक या तो आप भारत बोल लीजिए या तो आप इंडिया बोल लीजिए। हम अपने देश को हिंदुस्तान बोल के नहीं पुकारेंगे, या कोई भी अन्य नाम हमारे देश के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा। ऑफिशियल 2 ही नाम है, भारत या तो इंडिया। ठीक है साहब। अब अगर मैं बोलूं, क्या नाम दोस्त? हाथ खोलो पहले तो। ये कौन है? जितेंद्र। कौन है? जितेंद्र। तो जितेंद्र कौन है? क्या जितेंद्र का आंख जितेंद्र है, कि जितेंद्र का पैर जितेंद्र? कौन है जितेंद्र? ठीक है, तो जितेंद्र के शरीर में जितने भी अंग है वो सब जितेंद्र हैं। उसका आंख को भी जितेंद्र बोलेंगे, पैर को भी जितेंद्र बोलेंगे, हाथ को भी जितेंद्र बोलेंगे, हाँ या ना? तो वैसे भारत के बारे में भी तो सोचना पड़ेगा ना, कि जब हम भारत की बात कर रहे हैं तो कौन है भारत, दिखता कैसा है, किसको किसको भारत बोलेंगे, हाँ या ना? तो जब भारत शब्द हम सुनेंगे तो 3 लोगों को भारत बोलेंगे। ठीक है, जब भी भारत की बात करेंगे तो कितने लोगों को भारत बोला जाएगा? 3 लोगों को। ये 3 लोग हैं कौन? आइए देखते हैं। इसमें से सबसे पहला, भारत देश में जितने भी राज्य हैं वो सब क्या कहलाएंगे? भारत कहलाएंगे। कितने राज्य बोले आप अभी? 28। इसका मतलब छत्तीसगढ़ भी भारत का पार्ट, ठीक है, मध्य प्रदेश भी भारत का पार्ट है, उड़ीसा भी भारत का पार्ट है, झारखंड भी भारत का पार्ट है। इट मींस जितने भी स्टेट है, 28 राज्य, वो सबके सब भारत कहलाएंगे। ठीक, फिर जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं या संघ शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरीज, वो भी क्या कहलाएंगे? भारत कहलाएंगे, हाँ या ना? कितने? 7 की 8 की 9? श्योर? ठीक है, कितने संघ शासित प्रदेश? 8। पहले 9 दादरा नागर हवेली और दमन दीव अलग अलग हुआ करते थे, अब क्या कर दिए, दोनों को मिक्स कर दिए, दोनों एक हो गए। तो दादरा नागर हवेली और दमन दीव एक होने से कितने केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में? 8। क्लियर? तो जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं वो भारत का अंग है, अर्थात जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है, दादरा नागर हवेली दमन दीव भारत का हिस्सा है, लक्षद्वीप भारत का हिस्सा है। क्लियर? तीसरा, अर्जित क्षेत्र, एक्वायर्ड टेरिटरीज, ये भी क्या होंगे? भारत का हिस्सा। समझते हैं साहब? पेन दोगे? क्या नाम आपका? ये किसका पेन? दिलीप का। ठीक है, किसका पेन है? दिलीप का। ठीक है, रिफिल कम है दोस्त, उसको तो। ठीक है, ये किसका पेन? भाई जब ले ही रहा हूं तो बड़ा वाला लूंगा ना, जिसमें भरा हो। जो खत्म हो रहा है फिर मेरे खर्चा करना पड़े उसको थोड़ी लेंगे। ठीक है, दिलीप ने मुझे गिफ्ट किया, आप ही लोग देखे हो। ठीक है, मैं जबरदस्ती लिया गया? नहीं लिया ना, दिलीप ने मुझे क्या किया है? गिफ्ट किया है। तो ये किसका पेन आज से? मेरा। ये किसका पेन हो गया? ये मेरा पेन। ठीक है, क्या नाम दोस्त है? दीपक। ये किसकी कॉपी? नहीं, मेरी। किसकी कॉपी? दिया क्या उसने मुझे? मैं क्या कर लिया? छीन लिया? किसकी कॉपी है? कोई बोल रहा है क्या दीपक की है? ये किसका पेन? कैसे मिला? एज अ गिफ्ट मिला। और ये कैसे मिला? यही है अर्जित क्षेत्र। क्लियर? 2 कंडीशन, एक कोई मुझे दे दे, या एक मैं कहीं से। क्यों दे रहा हूं भाई, मेरा है।
ठीक है साहब, दोस्त समझ गए साहब। अर्जित क्षेत्र किसको बोलेंगे? एक्वायर्ड टेरिटरीज इज कॉल्ड अर्जित क्षेत्र हिंदी में। ठीक है, संविधान क्या कहता है, आप क्या कहते हो, मैं क्या कहता हूं, कोई मतलब नहीं। विराट कोहली बोला था ना कि मेरे सोचने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही हमारे सोचने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्चुअल में क्या है वो देख रहे हैं। क्लियर? अर्जित क्षेत्र समझ गए? ठीक है, तो कल के डेट में अगर हम क्या करें, पाकिस्तान से सिंध क्षेत्र को कब्जा करके अपने देश में मिला ले तो भारत का हिस्सा बन जाएगा, और वो किसके अंदर बनेगा? अर्जित क्षेत्र के अंतर्गत। और कौन से अनुच्छेद के तहत बनेगा? कौन से अनुच्छेद के तहत भारत का हिस्सा? छत्तीसगढ़ कौन से अनुच्छेद के तहत भारत का पार्ट है? एक। एक से आगे पढ़ाया हूं क्या मैं आपको अभी? तो मैं कैसे आगे एक प्रश्न पूछ लूंगा? आप लोग भी गधा टाइप बात करते हो। मैं अभी कहा पढ़ाता हूं तुला? भारत देश में कौन कौन शामिल है? कौन है? छत्तीसगढ़ है कि नहीं है? कौन से अनुच्छेद के तहत है? एक के तहत। अभी तो बोले ना, इनका उदाहरण लिए कि इनके शरीर का जो अंग है वो किसका पार्ट है? इनका पार्ट है कि नहीं? कौन से अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 1 के तहत। हाँ या ना साहब? तुम ना आगे भागा था, ठीक है, आगे से आगे ऐसा करके, ठीक है, जब हड़बड़ी करोगे तो गड़बड़ी हो जाएगा। अभी जितना बताया हूं उतने को एक बार समझिए। क्या बोले? भारत किसका नाम है? हमारे देश का नाम है। पहला चीज तो ये हमारा क्लियर हुआ। उस भारत के अंदर कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। कौन कौन? जितने राज्य हैं वो सब भारत का हिस्सा, जितने यूनियन टेरिटरीज है वो भारत का हिस्सा, और जितने एक्वायर्ड टेरिटरीज होंगे वो सब किसका हिस्सा? भारत का हिस्सा। इसको अभी अपन ने उदाहरण के माध्यम से समझा, हाँ या ना? क्लियर? अब बढ़े आगे। अब इसके बाद भारतीय संविधान में आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3। ठीक है दोस्त, कैजुअल तो है ही। ठीक है, भाई साहब लिख रहे हैं, समझाने का तरीका थोड़ा कैजुअल है सर बोल के। ठीक है, अब आते हैं आर्टिकल 2 भारतीय संविधान का, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3। ठीक है दोस्त, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 की बात करेंगे। एक हो गया हमारा, एक समझ गए अपन। अब अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में क्या लिखा है, तो राज्यों के गठन की प्रक्रिया दी गई। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स, क्या ली गई है? राज्यों के गठन की प्रक्रिया। किसमें किसमें? अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3, कि कोई भी राज्य अगर नया गठित करना है तो कैसे होगा, ये किसमें दिया है? या तो 2 में दिया है या तो 3 में दिया है, हाँ या ना? चलो इधर देखो साहब, कॉपी बंद करो। कॉपी से ही समझना था तो यहां अपन नहीं बैठे होते है नहीं। ये अपना भारत, हाँ या ना? ठीक है, और यही है भारत की मुख्य भूमि। ठीक है, इतने कोई भारत की मुख्य भूमि बोलते हैं कि अपन? हाँ बोलो ना जी, इसे ही क्या बोलते हैं? भारत की मुख्य भूमि। अब अभी हमने जस्ट 2 मिनट पहले समझा था अर्जित क्षेत्र को। मान लेते हैं हमने यहां पाकिस्तान जो ऐसा है, उस पाकिस्तान के इस वाले हिस्से पे अटैक करके हमने कब्जा कर लिया। ठीक है, और कब्जा करके उसको क्या बोला? अर्जित क्षेत्र। और अर्जित क्षेत्र के तहत हमने उसको भारत का पार्ट अनुच्छेद 1 के तहत बना दिया। ठीक है, अब उसको हमने क्या किया, भारत देश के 29वें राज्य के तौर पे स्थापित करना है। क्या करना है? भारत देश के 29वें राज्य के तौर पे उसको स्थापित करेंगे, हाँ या ना? ऐसे ही श्रीलंका में थोड़ी सी स्थिति खराब थी 2 साल पहले, तो उन लोगों ने बोला कि हमारे से अपना देश नहीं संभल रहा है, तो एज अ गिफ्ट हमको रख लो। तो कौन से अनुच्छेद के तहत रख लिए? अनुच्छेद 1 के तहत। कैसे तौर पे? अर्जित क्षेत्र के लिए। हाइपोथेटिकल बात है, समझिएगा बस, ठीक है। अब अगर श्रीलंका को अपने देश का 30वां राज्य बनाना है, क्या बनाना है? 30वां राज्य, तो 28 अभी से है, 29 और 30 बनाना है। 29 किसको बनाना है? सिंध क्षेत्र को, और 30 किसको बनाएंगे? श्रीलंका को, हाँ या ना? ठीक है, तो यहां पर अनुच्छेद 2 की बात करेंगे। अनुच्छेद 2 क्या कहता है कि भारत की मुख्य सीमा के बाहर, क्या बोले? भारत देश की मुख्य सीमा के बाहर, मुख्य सीमा मतलब व्हाइट लाइन है ना, इस व्हाइट लाइन के बाहर के क्षेत्र को अगर राज्य का दर्जा देना है तो कौन से अनुच्छेद के तहत दिया जाएगा? अनुच्छेद 2 के तहत। क्लियर है? इट मीन सीधा सीधा बोल रहा है, अर्जित क्षेत्र को अपने को क्या देना है? राज्य का दर्जा देना है, तो कैसे देंगे अपन? अनुच्छेद 2 के तहत, हाँ या ना? तो ये 2 के तहत, ये 2 के तहत, समझ गए? अब इसका उदाहरण क्या है सर? तो इसका उदाहरण है सिक्किम। सिक्किम हमारा पार्ट नहीं था। सिक्किम भारत और
तीन के बीच में एक छोटा सा अलग देश हुआ करता था, ठीक है। तो सिक्किम ने बोला कि भाई मैं अगर इन दोनों के बीच में दबा रहूंगा, दो बड़े बड़े देश हैं, और मैं अगर किसी एक के बीच में शामिल नहीं होऊंगा तो ये लोग कल को मुझे कच्चा चबाक खा जाएंगे, या तो वो मुझे ले लेगा या तो ये मुझे ले लेगा। तो अगर मुझे अपने हितों की रक्षा करनी है तो मुझे क्या करना चाहिए, किसी एक देश के साथ में जुड़ जाना चाहिए स्वेच्छा से, जिसमें क्या है मैं शर्त भी तो रख सकता हूं ना कि मुझे अगर जुड़ना है तो भाई मुझे ये चाहिए, ये दोगे तो जुड़ूंगा ऐसा करके, ठीक है। तो उसने देखा कि एक तरफ था भारत देश जो कि लोकतांत्रिक पद्धति पर चलता है, और एक तरफ है चीन जो कि साम्यवादी सिद्धांत पर चलता है। तो उसने देखा कि अगर साम्यवादी ताकतों के साथ जुड़ूंगा तो मेरा कोई अपना अधिकार नहीं रह जाएगा, लेकिन भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के साथ जुड़ूंगा तो क्या होगा, मेरे अधिकार बचे रह सकते हैं, हाँ या ना। तो सिक्किम ने हमको बोला भाई कि हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, अर्थात एज अ गिफ्ट आप हमें अपने देश में शामिल कर लीजिए। तो हमने बोला भाई ऐसा थोड़ी होता है, पहले देखेंगे तो सही, शादी से पहले भी लड़की देखते होगे नहीं कि ठीक है कि नहीं, नशा पानी नहीं करती है, आजकल तो यही है। आजकल उल्टा हो गया, पहले लड़के लोग को देखा जाता था, ठीक है, आजकल उल्टा है, लड़की लोग को देखते हैं, अरे हाँ क्लब अब जाती है क्या, वाइफ जमेगा अपना ऐसा करके फिर कर लेते हैं ठीक है। तो जब हम छोटी छोटी चीज में, मोबाइल खरीदने में इतना समय देते हैं ना रिसर्च करने में, तो एक देश को अपने साथ जोड़ना है एज अ राज्य, तो हम समय देंगे कि नहीं देंगे। तो हमने भी क्या किया, उसको बोला कि थोड़े दिन तुम सह राज्य का दर्जा ले लो, हमारे साथ रह करके देखो, हमारी संवैधानिक चीजों को समझ के देखो, अगर तुमको समझ में आएगा हमारा साथ और हमको समझ में आएगा तुम्हारा साथ, तो हम क्या करेंगे, तुमको अपने देश में मिला लेंगे। फिर दोनों को जम गए, बोले कि भाई अब अपन शादी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ, हमने उसको क्या किया, अर्जित क्षेत्र के तौर पे पहले भारत का हिस्सा बनाया, क्लियर। उसके बाद अनुच्छेद 2 के तहत क्या बना दिया, नए राज्य के तौर पे स्थापित कर दिया, और सिक्किम अब एक देश से बदल करके भारत देश के एक राज्य के तौर पे विद्यमान है। इसके लिए क्या चीज समझ में आया, एक ही शर्त था, भारत देश की मुख्य सीमा के बाहर वाला क्षेत्र होना चाहिए। तो सिक्किम पहले क्या था, भारत देश की मुख्य सीमा के बाहर, क्लियर है। बढ़े आगे, सिंपल जस्ट इसका उल्टा अनुच्छेद 3 कि भारत देश की मुख्य सीमा के अंदर, यहां पर क्या बोलेंगे, भारत देश की मुख्य सीमा के अंदर किसी दो राज्यों को मिला करके, किसी एक राज्य के हिस्से को अलग करके, किसी दो राज्य के छोटे छोटे हिस्से को मिला करके अगर किसी नए राज्य की स्थापना की जाती है तो वो कौन से अनुच्छेद के तहत की जाएगी, अनुच्छेद 3 के तहत की जाएगी, हाँ या ना। जैसे मान लेते हैं अपन तमिलनाडु को तोड़ करके आंध्र प्रदेश बनाए, किससे बना, अनुच्छेद 3 से। आंध्र प्रदेश को तोड़ करके तेलंगाना बनाए, किससे बना, अनुच्छेद 3 से। मुंबई को तोड़ करके गुजरात बनाए, किससे बना, अनुच्छेद 3 से। मध्य प्रदेश को तोड़ के छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ, अनुच्छेद 3 की 2, क्यों 3, क्योंकि एक ही शर्त थी, भारत देश की मुख्य सीमा के अंदर होना चाहिए, हाँ या ना। तो अनुच्छेद 2 और 3 में अंतर समझ में आ गया, एक समझ में आ गया। अब बोलो आप क्या बोल रहे थे, अब क्लियर हुआ क्या अंतर है तीनों चीज में, मैं पहले क्या बोल रहा था और आप क्या बोल रहे थे, और आप 3 में पहुंच गया। 3 क्या है, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के लिए प्रयुक्त अनुच्छेद, ठीक है, जबकि छत्तीसगढ़ भारत देश का हिस्सा कौन से अनुच्छेद के तहत, एक के तहत ना, जितने भी राज्य है वो सब भारत का हिस्सा अनुच्छेद 1 के तहत है, ठीक है, समझे। तो छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के लिए कौन से अनुच्छेद का प्रयोग किया गया, अनुच्छेद 3 का, क्लियर साहब, 1 2 3 क्लियर। अब आते हैं 4 में। सर आप क्यों संविधान पढ़ा रहे हो, संविधान वही पढ़ाएंगे, मैं बस आपको छत्तीसगढ़ को स्थापित करवा रहा हूं। रमन जी अभी मैंने 4-5 लाइनें कही थी, मैंने कहा था किसी एक राज्य के किसी हिस्से को तोड़ करके, किसी दो राज्य के किसी हिस्से को तोड़ करके मिला करके, तो आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा, ठीक है, बोला था ऐसे ही। इवन नाम भी अगर किसी का परिवर्तन कर रहे हैं ना, जैसे केरल अब केरलम हो गया कि नहीं हुआ, तो केरल का नाम भी परिवर्तित किए हैं तो वो भी अनुच्छेद 3 के तहत होगा, ठीक है। तो जो भी देश की सीमा के भीतर राज्य के साथ छेड़खानी करेंगे ना अपन, सीमा में परिवर्तन कर देंगे, नया राज्य बना देंगे, उसका नाम परिवर्तित कर देंगे, सब अनुच्छेद 3 के तहत होगा, ठीक है साहब। चलो अब 4 में आते हैं। 4 में जाने से पहले सबसे पहले अपने को पहुंचना पड़ेगा अनुच्छेद 368, क्या है, अनुच्छेद 368। भारतीय संविधान में परिवर्तन किया जा सकता है क्या, किया जा सकता है,
चेंजेस हो सकते हैं। देखो क्यों हो सकता है, समय काल परिस्थिति। जो चीज आज एकदम हम खुले में करते हैं, आज से 10 साल पहले नहीं कर रहे हो सकते थे। हो सकता है 50 साल पहले उसको सोचना भी पाप हुआ करता रहा होगा, है ना। आज आप देख रहे हो लड़कियां, ठीक है, लेकिन आज से 50 साल पहले ऐसा कोई सोच ले तो उसको गोली मार देगा। ठीक है, समाज में क्या होता है, मैं इस माध्यम से आपको ये समझाना चाह रहा हूं, समाज निरंतर परिवर्तित होता है। ठीक है, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। समाज में हमेशा परिवर्तन होता है, और अगर विधान रूढ़िवादी सिद्धांतों के तहत चलेगा, परिवर्तनशील नहीं रहेगा, तो वो संविधान आउटडेटेड हो जाएगा। और जब संविधान आउटडेटेड हो जाएगा तो क्या होगा, लोग उससे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, और जिससे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे उसका विरोध करेंगे कि नहीं करेंगे। आपके नेपाल में क्या हुआ, जो उनके समय जो नियम बना रहे थे, वो लोग वर्तमान पीढ़ी से कनेक्ट ही नहीं कर पाए, जेनजी से, जिस चक्कर में क्या हुआ, जेनजी ने उनका विरोध किया। जबकि हमारे यहाँ संविधान कैसा है, लचीला है, कहीं पे कठोर है, कहीं पे लचीला है। जहां पे कठोर होना चाहिए वहां पे संविधान कठोर भी है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकता। लेकिन जहां पर समय काल परिस्थिति के आधार पर परिवर्तन होने चाहिए, वहां पे हमारा संविधान कैसा है, लचीला है। ठीक है, तो संविधान में क्या किया जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है। कौन से अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 368। कौन से, अनुच्छेद 368। तो संविधान में अगर परिवर्तन करना है तो कौन सा अनुच्छेद का उपयोग करना पड़ेगा हमको, अनुच्छेद 368 का ही उपयोग होगा, और कोई अनुच्छेद का प्रयोग नहीं होगा। यहां पर 3 प्रकार के परिवर्तन होते हैं अनुच्छेद 368 के तहत। एक, ये 2 लड़के हैं, इस क्लास में केवल 2 ही लड़के हैं, ये मानते हैं। ठीक है, एक ये है और एक ये है। समोसा खावे, एक मोमोज, समोसा ते हैं, समोसा मोमोज, समोसा। ठीक है, आप क्या बोले थे साहब, क्लियर है। 2 लोग थे, 2 लोग से पूछा, दोनों ने क्या बोला, समोसा। मैं क्या खिला दूं, समोसा जी। अपने इन लोग को खिलवा दे रहे हैं। ठीक है, तो इन लोग क्लियर था, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था कि क्या खाओगे, दोनों दोनों, और दोनों ने एक ही चीज बोला, दोनों को वो चीज पकड़ा दिया। मान लो ये समोसा बोलते मोमोज बोलते, तो इसको समोसा, इसको मोमोज पकड़ा देते। मतलब जिसने समोसा बोला उसको मोमोज, और जिसको मोमोज बोला है उसको समोसा। ठीक है, क्लियर, पहला कंडीशन समझ गए। दूसरा, इस क्लास में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, इन सब लोगों से मैंने पूछा कि क्या खाना है। ठीक है, तो अब बड़ी प्रक्रिया हुई, बड़ी प्रक्रिया में थोड़ा सा कठिन सवाल हुआ कि नहीं हुआ। तो अब जितने ज्यादा लोग जो बोलेंगे सबको मैं वही दूंगा, किसी को भी दूसरा चीज नहीं दूंगा। एक तीसरा, एक बहुत बड़ा प्रश्न मैंने आपसे पूछ लिया कि कैसे करें यार, जतमई चले घटा रानी चले, ऐसे करके। ठीक है। ठीक है, तो जतमई घटा रानी जाने के लिए आपसे बस पूछने से काम हो जाएगा क्या, संस्था वाले लोग से भी पूछना पड़ेगा, आप लोग को अपने माता पिता से भी तो पूछना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। लेकिन समोसा खाने के लिए पूछना पड़ रहा है क्या। ये 2 है तो बहुत इजी है, क्लास है तो थोड़ा सा कठिन हुआ, लेकिन बाहर जाने वाली चीज और ज्यादा कठिन हुई कि नहीं हुई। तो ये 3 आधार पे अपन समझते हैं। पहला, ये 2 स्थिति बहुत आसान था, तो बहुत आसान सा प्रश्न अगर कहीं पे रहेगा तो अपन क्या करेंगे, सदन के आधे से अधिक बहुमत के हिसाब से, एकदम क्लियर, बहुत सिंपल होता है प्रोसीजर, कि लोकसभा में कितने लोग हैं, मान लो 90 लोग हैं, तो अगर 90 में से 46 लोगों ने क्या बोला, कर लेना चाहिए तो कर लेंगे, और 46 लोगों ने बोला नहीं करना है तो नहीं करेंगे। क्लियर है, हाँ। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन में कैसे लिया जाता है, आधे से अधिक बहुमत के आधार पर। समझ गए, तो सदन के आधे से अधिक बहुमत के हिसाब से, तो ये 2 जन थे, दोनों को देना था, अपन ने सीधा सीधा दे दिया। क्लियर। अब इसके बाद आते हैं अपन, सब लोग को क्या खाना है, समोसा खाना है कि मोमोज खाना है, तो थोड़ा सा कठिन प्रक्रिया है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सदन के 2/3 बहुमत का डिमांड करेंगे कि अगर 2/3 लोगों ने बोला, मतलब 90 में से 60 से अधिक लोगों ने बोला, तभी क्या खिलाएंगे, समोसा, नहीं क्या पकड़ा देंगे, कुछ नहीं। क्लियर है, हाँ या ना। सिंपल चीजें समझो, देश में कोई ऐसा मुद्दा है जिससे कोई ज्यादा बड़ा मुद्दा नहीं है, सिंपल सा मुद्दा है, तो अपन आधे से अधिक बहुमत से, जिसको सामान्य बहुमत कहा जाता है, उसके हिसाब से फैसला कर लेंगे। कोई बड़ा मुद्दा है जिसमें बहुत बड़ा चेंज आना है, तो अपन क्या करेंगे, विशेष बहुमत का प्रयोग करेंगे और सदन के 2/3 बहुमत का प्रयोग कर लेंगे। और कोई एकदम ज्यादा बड़ा मुद्दा है जिससे पूरे देश को प्रभावित होना पड़ेगा, जैसे जीएसटी आया था, तो जीएसटी आने से देश का हर राज्य प्रभावित हुआ, तो ऐसे मुद्दे के लिए हम क्या करेंगे, विशेष बहुमत लेंगे सदन का, प्लस आधे से अधिक राज्य,
ठीक है, इसका मतलब आपके माता पिता से पूछेंगे, कोचिंग के मैनेजमेंट से पूछेंगे, ठीक है। तो आधे से अधिक राज्यों का क्या लेंगे, बहुमत लेंगे, हाँ या ना। 3 प्रक्रिया होती है, समझे कि नहीं। पहली प्रक्रिया कैसे कहलाएगी, सामान्य बहुमत, बोलो कैसे, सामान्य बहुमत कैसे, सदन के आधे से अधिक लोगों की सहमति। दूसरा विशेष बहुमत, सदन के 2/3 से अधिक लोगों की सहमति। और तीसरी प्रक्रिया विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्य, इसका मतलब सदन, लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत चाहिए। उसके बाद पूरे भारतवर्ष में 14 राज्य, 28 राज्य हैं, तो 28 का आधा कितना हुआ, 14, तो 14 + 1 मतलब 15 राज्यों की भी सहमति चाहिए। कितने राज्यों की सहमति चाहिए, 15 राज्यों की, हाँ या ना, समझ गए। अब मुझे ये बताओ, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन करना, क्या छत्तीसगढ़ राज्य के बनने से झारखंड को कोई प्रभाव पड़ेगा, झारखंड को कोई प्रभाव पड़ रहा है, नहीं ना। हम तो मध्य प्रदेश से टूट करके आ रहे हैं, तो झारखंड को क्या लेना देना, कैसे, जम्मू कश्मीर को कोई प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, नहीं पड़ रहा है। आंध्र प्रदेश को, नहीं बोलो ना, सब में नहीं है, ठीक है, किसी को कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। जस्ट लाइक इन दोनों के जैसे, इन दोनों को समोसा खाना था, तो आप लोग को क्या लेना देना है, आप लोग से पूछा जाएगा क्या, नहीं। तो किसी भी राज्य के गठन के लिए कैसी प्रक्रिया अपनाई जाएगी, आधे से अधिक बहुमत वाला, हाँ या ना। पहले चीज क्लियर हुई कि हमको कैसा यूज करना है, ऐसा, ठीक। अब आओ वापस अनुच्छेद 4 में, कहा गया 4, ये कहा, अनुच्छेद 4 में आते हैं। अनुच्छेद 4 क्या कहता है, बहुत ध्यान से सुनेंगे, शब्दों पे ध्यान देना है ना। अनुच्छेद 4 ये कहता है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3, क्या बोला, 4 बोला कि अनुच्छेद 2 में और अनुच्छेद 3 में राज्यों के गठन की जो प्रक्रिया दी गई है, उसके लिए अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रयोग नहीं किया जाएगा। कैसे नहीं करेंगे, अनुच्छेद 368 में वर्णित संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उपयोग नहीं करेंगे, लेकिन सामान्य संशोधन जैसी प्रक्रिया का ही प्रयोग किया जाएगा। सिंपल, नहीं समझ में आया, एकदम आसान। स्टार प्लस लोगो चेंज हुआ था, क्या बोला था, रिश्ता वही, सोच नहीं, बस वही। वो ये बोल रहा है कि हम लोग क्या करेंगे, ये वाली प्रक्रिया का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, बोलो, ये वाली प्रक्रिया, कौन सी प्रक्रिया, आधे से अधिक बहुमत, लेकिन उसे क्या नहीं मानेंगे, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया नहीं मानेंगे। इसे एक नया नाम देंगे, क्या देंगे, इसे एक नया नाम। इसका मतलब कान इधर से पकड़ना है, लेकिन ऐसे पकड़ेंगे, ठीक है। करना वही काम है, आधे से अधिक बहुमत से ही हमको राज्य का गठन करवाना है, लेकिन उस प्रक्रिया को क्या नहीं बोला जा रहा है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया नहीं बोला जा रहा है। उसके लिए एक नया नाम दिया जाएगा, और ऐसी प्रक्रिया को राज्य पुनर्गठन अधिनियम की प्रक्रिया के तहत माना जाएगा। समझ गए, क्या समझे, बहुत लोग नहीं समझ पाते। ये बोल रहे हैं सिंपल सा चीज है, अनुच्छेद 4 बोला कि 2 और 3 के तहत राज्य का गठन तो करवाना ही है, और उसके लिए एक प्रक्रिया है ही है, और वो प्रक्रिया क्या है, संविधान में परिवर्तन करना ही पड़ेगा। उसके लिए कैसे करना पड़ेगा, सदन के आधे से अधिक बहुमत का अपने को राज्य के गठन के लिए पारित करना पड़ेगा उसको। लेकिन अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अनुच्छेद 4 के तहत उसको क्या बोलेंगे, राज्य पुनर्गठन अधिनियम बोलेंगे, ठीक है। काम वही है, नाम बदल गया, संविधान संशोधन नहीं बोले उसको, उसको क्या बोल दिए, राज्य पुनर्गठन अधिनियम। प्रक्रिया कैसी, आधे से अधिक बहुमत वाली, ठीक है साहब। इसीलिए यहां पर मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम क्यों लिखे, समझ गए, क्योंकि अनुच्छेद 4 ने कहा है। अगर अनुच्छेद 4 ये नहीं कहता तो क्या बोलते, यहां पर हम बोलते कि छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना संविधान संशोधन के द्वारा हुई, क्या बोला जाता, संविधान संशोधन। लेकिन यहां पर हमने क्या नहीं बोला, संविधान संशोधन के द्वारा राज्य का गठन नहीं हुआ है। कौन सी प्रक्रिया के तहत हुआ है, मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम, जिसका उल्लेख कहां पर है, अनुच्छेद 4 में। कौन से अनुच्छेद के तहत छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई, और कौन से अनुच्छेद के तहत वो भारत का पार्ट है, समझ गए। किसको समझ में नहीं आया पूछ सकते हो। ये संविधान में और डीप में पढ़ोगे, मैं वही बोल रहा हूं, ठीक है। संविधान वाले सर बहुत अच्छे से बताएंगे, बट एक प्रक्रिया समझो कि जो आधे से अधिक वाली जो प्रक्रिया है, जो कि कहां पर लिखी गई है,
अनुच्छेद 368 में उसी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाना है, लेकिन उसको अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं बोल रहे हैं, उसको अनुच्छेद 4 के तहत सेम प्रक्रिया को क्या बोल दिया जा रहा है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कह दिया जा रहा है। ठीक है, इसीलिए छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया ऐसा पूछेगा ना, तो आपको बोलना है कि छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के लिए कोई सा भी संविधान संशोधन नहीं किया गया है। तो क्या किया गया है, तो छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के लिए मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम का प्रयोग किया गया है, जो कि कब लाया गया, सन 2000 में। ठीक है साहब, बहुत क्लिष्ट चीजें हैं संविधान की ये, तो अपने को समझ के आगे बढ़ना है। क्यों समझ के आगे बढ़ना है, क्योंकि ये हमको फंसाता है। हमसे प्रश्न पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया, और हम लोग इसका उत्तर देते हैं 84वां संविधान संशोधन। क्या बोलते हैं, 84वां संविधान संशोधन, 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, बिल्कुल गलत है। मैं आपको बताता हूं कि क्यों गलत है। बढ़े आगे, यहां तक क्लियर है। तो अब आपको, जब मैंने शुरू किया था यहां पर, तो दो चीजें लिखी थी, एक होता है अनुच्छेद और एक होती है अनुसूची, ऐसा लिखे थे। तो भारतीय संविधान की अनुसूची 1 शेड्यूल 1, इसमें क्या लिखा है, राज्य एवं उसके राज्य क्षेत्र। क्या लिखा है, ठीक है, स्टेट्स एंड इट्स टेरिटरीज। ठीक है, अब एक बात बताओ, ठीक, रितिका जी, ठीक है, आपका नाम क्या है, मैं कैसे मान लूं, ऐसा थोड़ी होता है, मान लोगे क्या जी, इनका नाम रितिका है बोल के, इनका नाम तो गीतिका है कि नहीं, कैसे मान लोगे, कोई भी कुछ बोलेगा, मैं बोलूंगा मैं बिल क्लिंटन हूं, मान लोगे, कैसे, मैं बोलूंगा मैं उड़ान का मालिक हूं, मान लोगे, क्यों नहीं मानोगे, ठीक, हाँ, क्या है आइडेंटिटी आपकी, आपको पता है उनकी आइडेंटिटी आधार कार्ड ठीक है, आधार कार्ड, ठीक है, आधार कार्ड, तभी मानूंगा। तो इसका मतलब क्या समझ रहे हो कि भारत कैसा देश है, कागज पत्रों का देश है, बिना कागज के प्रूफ के हम मानते हैं कि कागज नहीं दिखाएंगे, ऐसा चला था बीच में, हाँ या ना, बिना कागज के हम किसी की भी आइडेंटिटी को कंप्लीट नहीं मानते। तो ऐसी 1 नवंबर 2000 को एक नया नवेला राज्य खड़ा होके आया, अरे मैं छत्तीसगढ़ हूं बोल के, मान लेंगे क्या, उससे क्या मांगेंगे, दिखावा ही अपना आधार कार्ड। ठीक है, उससे बोलेंगे ना कहीं तो लिखा होगा यार तेरा नाम छत्तीसगढ़ है, तो कैसे मान ले कि तू छत्तीसगढ़ है, हाँ या ना। तो किसी भी राज्य की आइडेंटिटी कहां पे लिखी होती है, अनुसूची 1 में। तो हमारा जैसा आधार कार्ड है ना, वैसे राज्यों का आधार कार्ड कहां पर है, अनुसूची 1 में, शेड्यूल 1 में, हाँ या ना। तो शेड्यूल 1 में क्या होता है, शेड्यूल 1 में राज्य का नाम लिखा रह जाता है, जब भी कोई नया राज्य बनेगा तो उसका नाम कहां पे लिखेंगे अपन, अनुसूची 1 में। उसके बाद उसकी टेरिटरी को बताएंगे कि यहां से यहां तक और यहां से यहां तक के कौन है, छत्तीसगढ़ है या मध्य प्रदेश है या उड़ीसा है। तो उड़ीसा की सीमाओं का विस्तार कहां पे लिखा होगा, अनुसूची 1 में। उड़ीसा का नाम उड़ीसा है, ये कहां पर लिखा होगा, अनुसूची 1 में। इसीलिए केरल का नाम जब अभी परिवर्तित किए केरलम करके, तो कहां पे चेंजेस हुए होंगे, अनुसूची 1 में। उड़ीसा का नाम उड़ीसा किया गया, तो कहां पे किया गया होगा, अनुसूची 1 में, हाँ या ना। ठीक है, तो हमको क्या करना है, छत्तीसगढ़ तो बना दिए, किससे, आर्टिकल 3 का उपयोग करते हुए, और मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम सन 2000 का प्रयोग करके छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना तो कर दी, लेकिन राज्य में, राज्य का नाम यहाँ पे दर्ज तो करना पड़ेगा ना, है ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा। और वही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन सा है, जो पीछे लिखे थे, 84वां संविधान संशोधन सन 2001। तो छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के लिए संविधान संशोधन नहीं किया गया, थोड़ी देर पहले पढ़े अपन। तो किस लिए संविधान संशोधन किया गया, छत्तीसगढ़ का नाम अनुसूची 1 में दर्ज करने के लिए कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, 84वां संविधान संशोधन सन 2001। यही हम कंफ्यूज हो जाते हैं, जब हमसे पूछता है कि कौन सा संविधान संशोधन किया राज्य गठन के लिए, हम इसका नाम ले देते हैं और हम क्या हो जाते हैं, गलत। ठीक है, तो 84वां संविधान संशोधन क्यों हुआ दोस्त, नाम अनुसूची 1 में दर्ज करने के लिए, और गठन के लिए कौन सा संविधान संशोधन, कोई सा भी नहीं। कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया गया,
मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम सन 2000। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के लिए भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद का प्रयोग किया गया? अनुच्छेद 3। क्या मैं आपको समझा पाया? बहुत कठिन चीज है, बहुत कंजर चीज है, समझ गया तो अच्छी बात है। ठीक है, मेरा चुका, क्या चुका हुआ आप लोग समझो, है नहीं? मेरा दाम चुक गया आप लोग को, अगर मैं समझा पाया तो। बताओ जल्दी, किसी को कोई डाउट है तो बताइए। किसको? बहुत देर में नहीं बोल रहा आप? वही वाला हो गया काम क्या? क्या रामायण खत्म? ठीक है। क्या आपको क्या समझ में नहीं आया पहले ये बताओ, उत्ते कोई डिक्टेट करेंगे क्योंकि पूरा समझाना है। सारा इंग्लिश वर्डिंग तो बताया हूँ जी, एक्वायर्ड टेरिटरी बताया मैंने आपको, आर्टिकल्स बताए है ना। क्या क्या बताऊं आप? हाँ। चलिए, मैंने अभी तक ये बोला, आर्टिकल 1 में ये बोला गया है कि भारत देश का जो नाम है, ठीक है, नॉमनक्लेचर बोलते हैं जिसको, इंडिया का नॉमनक्लेचर कैसे रखा गया, तो वो बोला गया आर्टिकल 1 के तहत। ठीक है, अब आर्टिकल 3(1) में कितने लोग शामिल है बोले तो अपन 3 लोग को वहां पे ऐड किए। स्टेट हो गया, यूनियन टेरिटरीज हो गया और एक्वायर्ड टेरिटरीज हो गया। एक्वायर्ड टेरिटरीज क्या है, इनके एग्जांपल से समझा अपन ने। फिर आए आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में, यहां पर मैंने बोला कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स यहां पर लिखा गया है आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत। फिर मैंने बोला कि भारत देश की मुख्य सीमा मतलब मेन बाउंड्री, उस मेन बाउंड्री के बाहर का अगर कोई एरिया है, ठीक है, मेन बाउंड्री के बाहर का अगर कोई एरिया है तो उसको क्या बोलेंगे अपन? आगे गए जी, आगे गए, रुको मैं कल आकर के मैं आपको समझाता हूँ। नहीं, 2 मिनट ले ही लेते हैं, रिजल्ट आ गया तो क्या हुआ, वेट कर सकते हैं। मेंस का रिजल्ट आया है, हाँ ठीक है, वेट कर लेगा वो। चलिए, बजने दो, अभी बजेगा वो। ठीक है, चलिए, क्या बता रहा था आपको, एक्वायर्ड टेरिटरीज है ना। तो इंडिया की मेनलैंड जो बाउंड्री है, मेनलैंड बाउंड्री, उसके बाहर के जो एरियाज हैं, अगर उसको अपन क्या कर लिए, एक्वायर्ड कर लिए, और एक्वायर्ड करने के बाद क्या बनाए, स्टेट बनाए, तो क्या होगा, उसको अपन आर्टिकल 2 के तहत क्या मानेंगे, स्टेट का दर्जा देंगे। ठीक है, इसके बाद अगर बात की कि अपन अगर मेनलैंड बाउंड्री के अंदर का कोई क्षेत्र है और अंदर के क्षेत्र में अपन क्या करें, किसी 2 स्टेट्स को डिवाइड कर दिए या किसी 2 स्टेट्स के छोटे छोटे रीजन को मिला करके एक नया स्टेट बनाया, तो कौन से आर्टिकल के तहत बनेगा, तो आर्टिकल 3 के तहत बनेगा। ठीक है, फिर आर्टिकल 4 में गए। आर्टिकल 4 क्या बोला कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में जो प्रोसेस दिया हुआ है वो आर्टिकल 368 के अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं मानेंगे। क्या मानेंगे, आर्टिकल 4 के तहत उसको स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट माना जाएगा। क्या माना जाएगा, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। इसीलिए अगर कोई नया स्टेट बनता है तो उसके फॉर्मेशन के लिए कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं किया जाता है। क्या किया जाता है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया जाता है। क्या मैं आपको समझा पाया? थैंक यू।